माओवादियों का एक ऐसा सबसे बड़ा नेता जिसकी तस्वीर 50 साल से सामने नहीं आई और 5 राज्यों की पुलिस उसे तलाश कर रही है। उसके इनाम की राशि सुनेंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक का इनामी है और 150 मुकदमे इस कुख्यात दुर्दांत माओवादी के ऊपर है। आखिर कौन यह दुर्दांत माओवादी है जो 31 मार्च के बाद खत्म हुए नक्सलवाद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? तो चलिए इस खबर में आपको इस माओवादी की पूरी कहानी बताते हैं। आखिर कैसे यह खूंखार माओवादी बना और कौन है, कितना घातक है, जिसे 5 से 4 राज्यों की पुलिस मोस्ट वांटेड के लिस्ट में लेकर आगे चल रही है। लेकिन फिर भी इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद इसकी एक तस्वीर तक सामने नहीं आ पाई है। माना जाता है कि यह माओवादी संगठन का ब्रेन कहा जाता है और यह इतना दुर्दांत है, इतना खतरनाक है, इसकी तलाश में तमाम सुरक्षा बल के जवान जंगल में खाक छान रहे थे। इसकी उम्र 77 साल है और नाम गणपति है। पूरा नाम मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के नाम से इसे लोग जानते हैं। इसका शातिर दिमाग नक्सल संगठन को अब तक लेकर आगे चल रहा था। भले यह मुख्य रूप से संगठन में सक्रिय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रणनीति ऐसी बनाता है जिससे संगठन लगातार आगे बढ़ता जाता है। इस माओवादी की कहानी में कई खून से जो दास्तान है वो लिखी गई है कि कैसे कई वारदातों को अंजाम देने में यह आगे रहा है। 2018 तक यह गणपति सीपीआई माओवादी के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी की कमान संभाल रहा था, लेकिन इसके बाद कहा जाता है कि स्वास्थ्य कारणों से संगठन से दूरी बनाई, लेकिन बैकबोन की तौर पर यह काम कर रहा था। बीच बीच में खबरें आती रही है कि गणपति गिरफ्तार हो गया या कई बार हाल में खबर निकलकर सामने आई कि इसने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है, लेकिन हर बार खबर बस हेडलाइन और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बनकर रह जाती है। वापस यह न आत्मसमर्पण करता है और न है इसकी गिरफ्तारी हो पाती है। ऐसे में अगर बात करें कि कौन है ये और इतना खतरनाक कैसे है, तो इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका जन्म 1948 में हुआ और गणपति के जन्म वर्ष को लेकर आधिकारिक दस्तावेज हालांकि मौजूद नहीं है, लेकिन माना जाता है कि 1948 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में इसका जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक से इसने किया। इसके बाद गणपति ने शिक्षक की नौकरी की, लेकिन बाद में शिक्षक की नौकरी छोड़ उच्च शिक्षा के लिए वारंग चला गया। इस दौरान ही नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था और इसका प्रभाव पूरे देश में फैल रहा था। आंदोलन धीरे धीरे माओवादी विचारधारा की दिशा में मूव कर रहा था। वारंगल में गणपति की मुलाकात पीडब्ल्यूजी के संस्थापक से हुई। उस समय के महासचिव कोंडापल्ली सीतारमैया से हुई। गणपति की रणनीति, संगठन क्षमता और विजन को देखते हुए उन्हें 1993-94 में पीडब्ल्यूजी का महासचिव बना दिया गया। यानी कैसे देखिए, यहाँ शिक्षक फिर उच्च शिक्षा के लिए गया और वहां से इसका दिमाग डाइवर्ट होता है नक्सलवाद के खिलाफ। कई मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि यह शुरू से ही अत्याचार और कई चीजों के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। कहीं भी कुछ गलत होता तो गणपति मुखर होकर सवाल उठाता, लेकिन इसके पास ना तो पावर था और ना ही कोई वैसा वर्चस्व। ऐसे में इसे लगा कि माओवादी कर रहे हैं, जो नक्सलवाद से एक चिंगारी निकली है, वह चिंगारी पूरे देश में फैलेगी तो राज अपना, और जल जंगल जमीन की जो बात करते हैं, आदिवासी दलित शोषितों की बात करते हैं, तो शायद उन्हें इंसाफ मिल जाएगा। इसे यहाँ पर गलत रास्ता सही लगने लगा और आखिर में पीडब्ल्यूजी का जो पीपल्स वार ग्रुप उस वक्त की संगठन था, उसका महासचिव बना, तो सीधे तौर पर संगठन की कमान इसके हाथ में आ गई और इसके बाद से यह लगातार सामने जो कहे कि वारदातों को अंजाम देता रहा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें तो 1993 से 2015 के बीच जितनी बड़ी वारदात की घटना माओवादियों ने अंजाम दिया है, उसमें गणपति एक प्रमुख रणनीतिकार और राजनीतिक चेहरा के तौर पर सामने रहा है।
साल 2004 में सीपीआई माओवाद का गठन हुआ, जब माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का विलय हुआ था। कहा जाता है कि इस विलय के बाद गणपति को नक्सल संगठन का पहला महासचिव चुना गया था और पीडब्ल्यूजी की कमान पहले से गणपति के पास थी एक तरफ एमसीसी, तो दोनों में जब गठबंधन हुआ तो यह संगठन व्यापक तौर पर पूरे देश में फैल गया और सबसे मजबूत फौज इनके पास हो गई, क्योंकि पीडब्ल्यूजी जो था वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तक सीमित था। ऐसे में जो माओवादी एमसीसी था वो नक्सलबाड़ी, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक कुछ इलाके में था। लेकिन जब यह दो संगठन एक में मिले तो फिर इनके पार वार क्षमता काफ़ी अधिक हो गई और इसी के बाद पीएलजीए कहा जाता है कि गठन माओवादियों ने किया, जो घातक वार करती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि माओवादी गतिविधि को करीब से ट्रैक करने वाले कई पत्रकारों के मुताबिक अंतिम बार माओवादियों की राष्ट्रीय कांग्रेस 2007 में आयोजित की गई थी। इसके बाद कभी भी ओपन रूप से कांग्रेस की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि 2017-18 में संगठन ने गुप्त रूप से बैठक की थी, जिसमें गणपति की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए महासचिव पद से हटाकर मार्गदर्शन मंडल में डाला गया। इसके बाद नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को संगठन का नया महासचिव बनाया गया। नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणपति की मौजूदगी रही। गतिविधि और भूमिका को लेकर एजेंसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस बीच अब माओवादी संगठन अपने कहे कि वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अंतिम दौर में है। झारखंड के कुछ इलाके में सीमित है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में करीब करीब सफाया हो गया। उड़ीसा में माओवादी नहीं बचे तो तमाम इलाकों में माओवादियों का खात्मा हुआ। लेकिन जब माओवादियों का एक पत्र सामने आया था जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, उसमें जिक्र किया गया कि अभी भी संगठन की लड़ाई बाकी है। तो वापस से चर्चा शुरू है कि क्या फिर से गणपति अपने रणनीति के तहत उम्र के उस पड़ाव में जहां चलना मुश्किल है वहां से फिर से एक बार माओवादी संगठन को आगे लेकर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी तस्वीर तक सुरक्षा एजेंसियों के पास मौजूद नहीं है। तो क्या वापस से नक्सल संगठन फिर से सामने आएगा और क्यों माओवादी नक्सलबाड़ी का जिक्र कर रहे थे? आगे की कहानी में आपको बताएंगे कि आखिर नक्सलबाड़ी आंदोलन का बार बार माओवादी जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्या पूरी कहानी थी और आखिर गणपति की आगे की रणनीति क्या है, कहाँ गणपति छुप कर बैठा है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।